नमस्कार, मैं हूं दानिश। देश के अंदर 5 राज्यों के चुनावी परिणाम आ चुके हैं। कहीं पे जीत का जश्न मनाया जा रहा है, तो कहीं हार का मातम है। जहां जीती हुई पार्टी भारतीय जनता पार्टी इसको अपनी उपलब्धि मानकर ये बखान कर रही है कि हमने जो 5 साल में काम किए थे, उसका ये परिणाम है। तो वहीं विपक्ष इसका ठीकरा फोड़ रहा है सीधा-सीधा ईवीएम पर। इसी बारे में हमारे साथ मौजूद हैं बात करने के लिए कांग्रेस के वरिष्ठ नेता अरुणेश यादव जी, और साथ ही हम ईवीएम पे भी चर्चा करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं आईटी इंजीनियर उत्तम सिंह जी। तो सबसे पहला सवाल हम उत्तम सिंह जी के पास आते हैं और पूछते हैं, सर, ईवीएम का ठीकरा आखिर विपक्ष कब तक फोड़ेगा? 5 राज्यों में लोकतंत्र का महापर्व संपन्न हुआ। जनता ने अपनी इच्छा की, अपने मताधिकार का प्रयोग करते हुए अपनी इच्छित सरकार को चुना है। मैं सरकार को, जो चुनी हुई पार्टियां हैं, विजयी पार्टियां हैं, उनको बधाई देता हूं। जनता को बधाई देता हूं कि उन्होंने उनकी लोकतंत्र के पर्व को साकार करते हुए, उसको सेलिब्रेट करते हुए उन्होंने अपनी इच्छित सरकार को चुना है। और जीते हुए लोगों को बधाई देते हुए साथ में ये शुभकामना भी देता हूं कि अब अगले आने वाले 5 साल में वे जनता की आकांक्षाओं पर खरी उतरें और उन्होंने जनता ने जो भरोसा उनके ऊपर कायम किया हुआ है, उस पर वो खरी उतरें। रही बात ईवीएम पर ठीकरा फोड़ने की, तो मैं ये कहना चाहूँगा कि ये समय चुनाव निकल चुके हैं। अब इस समय उस बारे में बात करना कोई बहुत जायज़ नहीं है। पर एक तकनीकी इंजीनियर होने के नाते, एक टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू से मैं ये बात कहूँगा कि इसमें हमेशा किसी भी इलेक्ट्रॉनिक सर्किट में हमेशा बेईमानी की या हेराफेरी की गुंजाइश हो सकती है। इसलिए मैं व्यक्तिगत रूप से कभी भी ये चाहता हूं कि इसके लिए मैकेनिकल सिस्टम का ही, बैलेट पेपर का ही इस्तेमाल होना चाहिए। इसके पहले भी विपक्षी पार्टियों के नेताओं ने, जब ये ईवीएम मशीन इंट्रोड्यूस हुई थी, तो भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने इसका विरोध किया था। आडवाणी जी ने इसका विरोध किया था। और एक और भारतीय जनता पार्टी के एक बहुत बड़े नेता हैं जीवीएल नरसिम्हन, उन्होंने एक पूरा इसके ऊपर एक किताब लिखी हुई है, जिसमें कि इसके बारे में विस्तार से इसके बारे में चर्चा की गई है कि इसमें किस तरह से इसमें गुंजाइश है, इसमें बेईमानी होने की। तो मैं फिर से एक टेक्निकल आदमी होने के नाते मैं ये बता सकता हूं कि इसमें गुंजाइश बराबर गुंजाइश है इसमें बेईमानी की। मैं ये नहीं कहता कि बेईमानी हुई है या नहीं हुई है, पर इसमें गुंजाइश है। अगर उत्तम सिंह जी, अभी आपने कहा कि उत्तर प्रदेश की जनता ने चुना है भारतीय जनता पार्टी को, और साथ ही साथ आप कह रहे हैं कि इसमें बेईमानी की गुंजाइश है। तो बेईमानी ने चुना या जनता ने चुना, पहले इसको क्लियर करिए थोड़ा सा। सवाल इस बात का कि बेईमानी करने की गुंजाइश है, इसका मतलब उसको ऑपरेट करने वालों के ऊपर है, जो उसको कंट्रोल कर रहे हैं सिस्टम को, ये उनके ऊपर है कि क्या वो बेईमानी करना चाहते हैं या नहीं करना चाहते। अब उन्होंने मैं उनकी नीयत पर संदेह करूं, मैं तो ये जानता हूं उसमें बेईमानी गुंजाइश है। अब उन्होंने बेईमानी की है या नहीं की है, ये मैं नहीं कह सकता उसको, ये तो जांच का विषय है, ये तो जांच के बाद ही पता लग पाएगा। लेकिन उसमें बेईमानी की गुंजाइश है। उसमें देखिए, ईवीएम मशीन के 3 कंपोनेंट होते हैं: कंट्रोल यूनिट, बैलेट यूनिट और वीवीपैट। यहां पर तीनों की जगह में ही बेईमानी की गुंजाइश है। या कंट्रोल यूनिट को किस तरह से इसमें बेईमानी, किस तरह से चीटिंग पॉसिबल है, ये जरा बताएंगे आम लोगों को, जो आम जनमानस है वो सुनना चाहता है कि किस तरह से इसमें पॉसिबल है। इलेक्ट्रॉनिक सर्किट में हमेशा ही आपको दिख तो कुछ नहीं रहा है, बटन का सर्किट कहां से कहां जा रहा है, उसका स्विच का सर्किट कहां से कहां जा रहा है, इसको हमेशा इसमें गुंजाइश होती है। इसमें अगर तुम देखिए, अगर आदमी, जैसे कि वोटिंग जब करते हैं, कंट्रोल यूनिट वाला आदमी क्लियरेंस देता है, उसने हो सकता है कि क्लियरेंस दिया कि नहीं दिया, और आपने जाके उसको बैलेट बॉक्स में, अगले वाले बैलेट बॉक्स में उसने इस्तेमाल किया, उसको वीवीपैट से पर्ची निकलती है। तो इसमें बहुत सारी गुंजाइश हैं। मैं तकनीकी पॉइंट ऑफ व्यू से, अब डिज़ाइनिंग को स्टडी करते हुए क्या डिज़ाइन है और उसमें कहाँ उन्होंने किया है कि नहीं किया है, लेकिन गुंजाइश उसमें है। मैं टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू से फिर से बार इस बात को कहूँगा, गुंजाइश है उसमें बेईमानी। मैं आपके पास दोबारा आऊँगा। मेरे साथ कांग्रेस के वरिष्ठ नेता जनाब अरुणेश यादव जी हैं। मैं उनसे सवाल करना चाहूँगा, सर, जब आप दिल्ली जीतते हैं, जब आप पंजाब जीतते हैं, जब आप बंगाल जीतते हैं, जब आप महाराष्ट्र जीतते हैं, जब आप नहीं कहते, जो विपक्ष है वो नहीं कहता कि ईवीएम की गड़बड़ी के कारण जो है हम लोग जीते हैं या हारे हैं, ठीक है, लेकिन जैसे ही भारतीय जनता पार्टी की जीत होती है, जहाँ भी जिस राज्य में होती है या केंद्र में होती है, आप एकदम ईवीएम पे ठीकरा फोड़ने लगते हैं। आखिर वजह क्या? अपनी कमियां कब आप देखेंगे आप लोग? नहीं, देखिए, मैं अपनी कमियों को स्वीकार कर रहा हूँ कि जाहिर सी बात है, पार्टी में के नेतृत्व में या फिर जो हम जनता से कनेक्ट नहीं कर पाए। मेन चीज़ ये होगा कि हमने जनता के मुद्दे उठाए,
तमाम राज्यों में हर जगह एंटी इनकम्बेंसी थी। भारतीय जनता पार्टी के प्रति लोगों का अविश्वास था। महंगाई, जो बढ़ती हुई महंगाई है, चाहे वो महिला सुरक्षा का मुद्दा हो, किसानों का मुद्दा पिछले समय काफ़ी ज्वलंत मुद्दा रहा, और तमाम देश तो छोड़ दीजिए, विदेशों में भी इस आंदोलन की चर्चा होती रही। और ये आज़ाद भारत, जब से हमारा देश आज़ाद हुआ है उसके बाद से लेके अब तक का सबसे बड़ा आंदोलन हो गया है। और ये सिर्फ हमारे देश का लिए नहीं हुआ, ये पूरे विश्व का सबसे बड़ा आंदोलन हुआ। और इस आंदोलन की एक खूबसूरती रही, इसमें हिंसा नहीं हुई। देखिए, इसकी खूबसूरती रही और ये आंदोलन सबसे बड़ा रहा, लेकिन इसका इम्पैक्ट नहीं देखने को मिला। पे आ रहा हूँ, 2 मिनट का समय लूंगा। और ये अहिंसा के रूप में हुआ आंदोलन, ठीक है, तो कहीं ना कहीं इस आंदोलन ने भी, जो हमारी विचारधारा है, दरअसल हम कोई पार्टी नहीं है, जो कांग्रेस है वो कोई पार्टी नहीं है, वो एक विचारधारा है। हम लोग गांधीवादी विचारधारा से चलने वाले लोग हैं, हम सत्य अहिंसा के मार्ग पे चलने वाले लोग हैं। हमने तो यहाँ अंग्रेजों को भी भगाया, ठीक है। और ये जो पार्टी 138 साल पुरानी पार्टी, आपने कहा गांधीवादी विचारधारा से चलने वाले लोग हैं। आपके पार्टी के शीर्ष नेतृत्व पर बहुत दिनों से सवाल उठ रहा है, पूरा देश उठा रहा है और भारतीय जनता पार्टी तो लगातार उठा ही रही है। क्या वजह है साहब कि गांधीवादी परिवार से जो है पार्टी बाहर नहीं निकल पा रही है? नहीं, ऐसा नहीं है। अब देखिए, मेन स्ट्रीम मीडिया इसको इस तरीके से दिखा रही है, लेकिन मैं इसको इस तरीके से नहीं देखता। पिछले 10 साल कांग्रेस की सरकार रही, मनमोहन सिंह जी प्रधानमंत्री रहे, और अब तक के भारत में अगर सबसे ज़्यादा विजनरी कोई आदमी रहा, डॉक्टर मनमोहन सिंह रहे। वो तो गांधी परिवार से नहीं थे। उन्होंने देश की इकोनॉमी को कहाँ से कहाँ पहुँचाया, और देश इस समय विश्व की अर्थ शक्ति हो जाता अगर डॉक्टर मनमोहन सिंह ने जो स्कीम चलाई थी वो स्कीम ईमानदारी से चलती रहती। तो बेईमानी कहाँ हुई? बेईमानी कहाँ हुई? 2014 में इतनी बुरी हार, 2014 में इतनी बुरी हार आपको क्यों देखने को? देखिए, मैं बता रहा हूं ना कि हम जनता से कनेक्ट करने में असफल रहे। आप मेरी बात समझिए, हमारी जो स्कीम है, हमारी जो पॉलिसी है, हमारी जो विचारधारा है, उसमें कहीं कमी नहीं है, और हम लोग मेहनत भी कर रहे हैं, लेकिन उस मेहनत को हम जनता तक डिलीवर करने में, और जनता की जो समस्याएं हैं उनको हम पूरी तरीके से समझने में, एक वो कहते हैं ना वार्तालाप में जो एक गैप आ जाता है, जिसे हम कम्युनिकेशन गैप कहते हैं, तो वो एक गैप बन गया है, और उस गैप को हमें भरना होगा। जो हमारे बड़े नेता हैं, हम तो खैर छोटे से कार्यकर्ता हैं, जो हमारे बड़े नेता हैं, शीर्ष नेता हैं, इनको जमीन पे आके लोगों से लगातार मिलना होगा। और इस समय हम ऐसी पार्टी से लड़ रहे हैं जो पार्टी 12 महीने चुनावी मोड में, आप लड़ने की बात करते हैं, और आपकी पार्टी ने एक नारा भी दिया, आपकी पार्टी के नेता ने, कि लड़की हूँ लड़ सकती हूँ, लेकिन बूथ पे और परिणाम में कुछ ऐसा दिखाई नहीं दिया कि कहीं आप लड़े। भाई देखिए, इसका असर दिखेगा। लगभग 30 साल कांग्रेस पार्टी सत्ता से बाहर रही है, और संगठन की अगर हम बात करें तो हमारा संगठन, अगर हम उत्तर प्रदेश की बात करें तो बहुत कमज़ोर हो चुका था। हाँ, अब फ़र्क है, लोग प्रियंका जी की बात कर रहे हैं, लोग कांग्रेस पार्टी की बात कर रहे हैं। आप किसी भी गली में जाइए, देखिए लोग बात कर रहे हैं, सीटें घट रही हैं, वोटिंग परसेंटेज लगातार घट रही है, बातें हो रही हैं, घटना, सीटें बढ़ना, ये तो चलता रहता है। राजनीति में सत्ता में लोग आते हैं, सत्ता में लोग जाते हैं। मेन चीज़ क्या है, जो डॉक्टर वो राम मनोहर लोहिया जी ने कहा है, पर्चा खर्चा चर्चा, ये चीजें चलनी चाहिए। वही राजनीति फिर से आ गई है। तो क्या फिर कांग्रेस पर्चा खर्चा और चर्चे पे सिमट गई है? सीटें, मतलब उसको विधानसभा से या लोकसभा की सीटों से कोई मतलब नहीं रह गया? सुनिए साहब, चर्चाएं हो रही हैं, अब आगे आएंगे, नेता धरातल पे आएंगे, क्योंकि हम ऐसी विचारधारा से लड़ रहे हैं जो 12 महीने चुनावी मोड में रहती है। मोदी जी गुजरात में पहुंच गए, आप क्यों नहीं रहते? आप उन पे आरोप लगाते हैं कि वो 12 महीने चुनाव लड़ते रहते हैं, 365 दिन चुनाव लड़ते हैं, 24 घंटे चुनाव लड़ते हैं, आप क्यों नहीं लड़ते? अब हमें भी उसी पैटर्न पे आना पड़ेगा। अब हमारे जो नेता हैं, हमारे नेताओं को भी जमीन पे आके जनता की जो समस्या, मतलब आप स्वीकारते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के लोग जो है जमीन पे लड़ते हैं, इस वजह से वो कामयाब होते हैं? जमीन पे लड़ते नहीं है, वो अपना प्रचार करने में माहिर है। झूठ को आप 10 बार बोलें, कोई सामने, जैसे एक वो कहावत, आपने गांव में कहावत सुनी होगी, एक गरीब आदमी अपनी गाय को लेके जा रहा था और 10 लोगों ने उससे कहा कि भाई ये गधा कहाँ लेके जा रहे हैं, तो 11वें आदमी ने जब उससे बोला कि ये गधा कहाँ लेके जा रहे हैं, तो उसे मानना पड़ा कि हाँ भाई ये गधा है। तो भारतीय जनता पार्टी झूठ का प्रचार करने में माहिर है। अरुण जी, आपने कहा झूठ का प्रचार करने में माहिर है,
2014 से आपके अनुसार वो लोग लगातार झूठ बोल रहे हैं और अपने झूठ को बेच रहे हैं, बिल्कुल, लेकिन आप उसको जनता तक क्यों नहीं पहुंचा पा रहे? आपके सच में इतनी ताकत क्यों नहीं रही? बिल्कुल, मैं वही तो कह रहा हूं कि हमारे प्रयासों में कहीं ना कहीं कमी है और हमें और मजबूती से प्रचार करना होगा, जनता के बीच में जाना होगा। जो जनता के बीच में जो कनेक्शन है वो कंटिन्यूअस होना चाहिए, क्योंकि अब राजनीति का पैटर्न बदल गया है। अब राजनीति आपको 12 महीने करनी होगी, 24 घंटे करनी होगी। मैं हार स्वीकार कर रहा हूं, जाहिर सी बात है संगठन में कमी रही, जो कार्यकर्ताओं के बीच में हमें जो जोश भरना था हम वो जोश नहीं भर पाए, वोट बनाने पे जो हमें काम करना चाहिए था वो काम हम उतनी मजबूती, मतलब राहुल की तरह प्रियंका गांधी भी कहीं ना कहीं फेल हो गई। देखिए जो शीर्ष नेतृत्व है, चाहे राहुल जी हो, प्रियंका जी हो, जो लोग हैं, तो उनको पॉलिसी को और मॉडिफाई करना होगा और ज्यादा उनको गंभीरता से समझना होगा और ज्यादा मेहनत से काम करना होगा। आप हर राज्य हारने के बाद ये कहते हैं मेहनत से काम करना होगा और हम जमीन पे काम करेंगे, और फिर 6-8 महीने में किसी ना किसी राज्य के चुनाव आते हैं, हारते हैं और फिर ये कहने लगते हैं, तो ये कब तक चलेगा? ऐसा नहीं है। 2019 में देखिए, 2014 से हमारा वोट परसेंटेज बढ़ा है। 2019 के अगर केंद्र की चुनाव की बात की जाए, महाराष्ट्र हमने इनसे छीना है और हरियाणा भी हमने लगभग छीन लिया था। अगर लोकतंत्र की हत्या नहीं होती तो हरियाणा भी छीन लिया था। झारखंड से इनकी सरकार गई। किस तरह से हत्या? मतलब ईवीएम पे बेईमानी? नहीं, ईवीएम पे नहीं, मैं उस मुद्दे पे नहीं जाऊंगा। देखिए, जिस मुद्दे के लिए मेरे पास पर्याप्त साक्ष्य नहीं है या मुझे जो पर्याप्त में कॉन्फिडेंस, क्योंकि उसमें मैं नहीं जा सकता कि भाई ईवीएम में हेरफेर हुई है या नहीं हुई है। जैसे भाई साहब ने बताया, हेरफेर हो सकती है और भारतीय जनता पार्टी ने वो, जब हो सकती है तो आप खुल के क्यों नहीं कह रहे हैं? खुल के आंदोलन क्यों नहीं कर रही है आपकी पार्टी कि ईवीएम के खिलाफ, ईवीएम को जो है खत्म किया जाए और बैलेट पेपर से चुनाव हो? खत्म होना चाहिए और इस पे पार्टी का जो शीर्ष नेतृत्व है वो चर्चा करेगा। मेरा काम है जो मुद्दे हैं उनको शीर्ष नेतृत्व तक पहुंचाना। अब वो लोग क्या डिसीजन लेते हैं, हालांकि अब जो इस समय जो हालात हैं, ईवीएम पे चर्चा होनी चाहिए, चुनाव के बाद चर्चा नहीं होनी चाहिए, चुनाव से पहले चर्चा होनी चाहिए। अब 2024 का चुनाव आ रहा है तो वो चर्चा अगर करनी है, वो आंदोलन अगर चलाना है तो वो आंदोलन अभी चलाना पड़ेगा और संपूर्ण विपक्ष को एकजुट होकर चलाना पड़ेगा। अब इसमें अगर कोई पार्टी साथ दे रही, कोई नहीं दे रही, तो इससे काम नहीं चलेगा। लोग संपूर्ण विपक्ष का नेता आप किसको मानते हैं? संपूर्ण विपक्ष में ऐसी कौन सी पर्सनैलिटी है जो प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ 2024 में उनको कॉम्पीट करेगी? भाई देखिए, सभी लोग जो मुखर होके इस आवाज को उठा सकता है, तो मुखर में कोई एक आवाज का नाम लीजिए। भाई एक का नाम हम कैसे ले सकते हैं? हम कोई डिक्टेटर से बात, जब आप यही तय नहीं कर पा रहे कि आप किस लीडरशिप में चुनाव में जाएंगे और प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ आपके पास कौन सा नेता होगा उनको टक्कर देने के लिए, तो फिर आप कैसे 2024 में देश पे काबिज होंगे? तो ये भी कंफर्म नहीं है कि 2024 में प्रधानमंत्री कैंडिडेट मोदी जी रहेंगे या नहीं रहेंगे, क्योंकि आप लोग एक पहलू तो सिक्के का दिखाने में माहिर हैं। इस चीज की तो मैं आपकी इस काबिलियत की तो तारीफ करता हूं कि आप लोगों को, हम तो आपका भी दिखा रहे हैं। नहीं, हम तो आपका, हमारा पहलू आज तक मीडिया, आप लोग ये तो दिखा रहे हैं कि कांग्रेस में ये कमी रही, वो कमी रही, कांग्रेस ने ये गड़बड़ किया, वो गड़बड़ किया, या समाजवादी पार्टी में चाचा भतीजे में जो है वो आपस में डिस्प्यूट रहे। लेकिन आप लोगों ने कभी भी ये दिखाने की हिम्मत नहीं की कि मोदी जी और योगी जी के बीच में मतभेद रहे। मोदी जी, अमित शाह, देखिए जहां मतभेद होते हैं वहां हार होती है। आपने 2017 देखी कि अखिलेश यादव की पार्टी में मतभेद था तो हार हुई, लेकिन 2022 आते आते आप लोग खूब आरोप लगाते रहे कि योगी जी में और मोदी जी में मतभेद हैं, लेकिन इतनी बम्पर जीत जो है आपसी जी। या तो आप अपनी कह लीजिए, अगर मेरी बात नहीं, मैं सुन रहा हूं, मैं आपकी सुन बात सुनिए। अगर मोदी जी और योगी जी के बीच में मतभेद नहीं थे तो मोदी जी गोरखपुर में प्रचार करने क्यों नहीं गए? योगी जी केशव प्रसाद मौर्य जी के बीच में मतभेद नहीं थे तो वो डिप्टी सीएम जी की जो विधानसभा सीट थी वहां प्रचार करने क्यों नहीं गए? देखिए, आपने कहा प्रचार करने नहीं गए, मतभेद थे, लेकिन दिक्कत क्या है? दिक्कत यह है कि मीडिया उस चीज को दिखाने से डर रहा है। टिकैत साहब ने जो बात कही है उस बात, मीडिया ने किसान आंदोलन नहीं दिखाया, मीडिया ने हाथरस में आप लोग गए दिखाया नहीं, मीडिया ने लखीमपुर खीरी नहीं दिखाया जब प्रियंका गांधी पहुंची, लेकिन लखीमपुर खीरी में भी आप साफ हो गए। पहले मेरी बात समझ लीजिए,
किसान आंदोलन को जो दिखाया गया, मीडिया का मतलब ये नहीं है कि मैं आप पे सवाल कर रहा हूं, मीडिया का मतलब वो मीडिया है जो ये चुनाव जीतने के बाद कल डांस कर रही थी। मीडिया वो चीज दिखा रही है जिससे भारतीय जनता पार्टी को फायदा हो रहा है, जिससे भारतीय जनता पार्टी को नुकसान होना, वो चीज मीडिया ने कभी नहीं दिखाया। किसानों को हमेशा खालिस्तानी, आतंकवादी और देशद्रोही बताने का काम किया, और जब मोदी जी ने किसानों से माफी मांगी तब मीडिया पसोपेश में पड़ गई कि साहब अब हम क्या करेंगे। तब ये बोलने लगे कि साहब सच्चाई के ऊपर झूठ की जीत हो गई, कुछ किसानों की वजह से ज़्यादा किसानों का नुकसान हो गया, काले कानून। पहले तो कानूनों में सब सफ़ेद बता रहे थे, अब फिर वो जो सफ़ेद कानून थे उन्हें काले बताने में उन्हें दिक्कत हो रही थी। तो मीडिया का जो रोल है वो निष्पक्ष होना चाहिए। और पहले जो समय था, पहला जो समय था वो प्रिंट मीडिया का समय था। प्रिंट मीडिया पे ब्रिटिशर्स ने बैन लगाया या ब्रिटिशर्स ने उसको मैनिपुलेट किया, फिर आया इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का काम। और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को जब तक कांग्रेस की सरकार रही, कांग्रेस ने हमेशा आज़ादी से इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को दिखाने दिया, नहीं तो अन्ना आंदोलन नहीं हो पाता। अन्ना आंदोलन को जिस तरीके से कवर करने की आज़ादी दी गई वो कांग्रेस की ही खूबसूरती रही। कांग्रेस ने हमेशा लोकतंत्र में भरोसा किया, और भारतीय जनता पार्टी ने कभी भी मीडिया को स्वतंत्र नहीं रखा। और जो किसान आंदोलन की आप बात कर रहे थे, तो किसान आंदोलन जो चला है वो सिर्फ सोशल मीडिया की वजह से चला है। तो सोशल मीडिया तो दूसरा पहलू दिखा रहा है, लेकिन जो मेन स्ट्रीम मीडिया है वो उस पहलू को नहीं दिखा रहा है। तो मेरा जो कहने का तात्पर्य था वो यही था कि मीडिया जो कह रहा है ना कि हम निष्पक्ष हैं, तो वो टैग हटा दीजिए कि आप सीधा बोलिए ना कि हम भारतीय जनता पार्टी की खबर दिखाएंगे, आपको देखनी है तो देखो, नहीं देखनी तो मत देखो। अरुण जी, चलिए मैं आपसे दूसरे सवाल पे आता हूँ। आप पूरे देश में 2 राज्यों में सीमित हो गए, छत्तीसगढ़ और राजस्थान। लगभग सब जगह से सफाया हो चुका है कांग्रेस का। उत्तर प्रदेश में जो हाल है वो देख ही लिया, बंगाल में जो हाल, वो माफ़ कीजिएगा, गोवा में, मणिपुर में, पंजाब में क्या हुआ है सबके सामने है। 2024 की क्या तैयारी है, और अगला राष्ट्रीय अध्यक्ष कांग्रेस का कब तक बन रहा है और कौन बन रहा है? भाई देखिए, हार के बाद जीत होती है, रात के बाद सवेरा होता है। हम हारे हैं, जाहिर सी बात है हमारे संगठन में कुछ कमी रही, ठीक है, कार्यकर्ताओं के बीच में हम वो पर्याप्त जोश नहीं भर पाए, वोटर्स के बीच में हम उतना विश्वास नहीं दिला पाए वोटर्स को कि वो हमें वोट दें। हालांकि अब जो विकल्प है इस समय देश को बचाने का, लोकतंत्र को बचाने का, वो विकल्प सिर्फ कांग्रेस ही है, क्योंकि कांग्रेस हमेशा संविधान और लोकतंत्र के साथ खड़ा रहा है। कांग्रेस हर उस आखिरी आदमी के अधिकार के लिए लड़ी है कांग्रेस पार्टी, और लड़ती रहेगी। तो इस पे अब जो हमारी आगे की रणनीति है, अब बड़ी जो CWC की मीटिंग है वो जल्दी मीटिंग होने वाली है, और मुझे ऐसा लग रहा है कि अब वो समय आ गया है कि जो ट्रेडिशनल कांग्रेस में जो एक ट्रेडिशनल पैटर्न चल रहा था, अब वो उस पैटर्न में कुछ ना कुछ परिवर्तन होगा। मतलब गांधी परिवार से हटके कोई और अध्यक्ष बन सकता है। मैं फिर आपसे खंडन कर रहा हूँ, गांधी परिवार सिर्फ जो मेन स्ट्रीम मीडिया है ना, आप उसके दिखावे पे मत जाइए। मैं आपको इतने एग्जाम्पल दे सकता हूँ, गांधी परिवार से कितने अध्यक्ष हुए हैं। 138 साल पुरानी पार्टी में आप सिर्फ गांधी परिवार को ही क्यों लेके आते हैं? और अगर गांधी परिवार को दिखा रहे हैं तो आप ये भी दिखाइए कि इंदिरा गांधी की जो मृत्यु हुई और जो शहादत राजीव गांधी जी ने दी है, तो वो किसके लिए दी? अपने लिए दी या देश के लिए दी? दोनों पहलू पे बात कीजिए ना, कि अगर गांधी परिवार ने पूरे देश के लिए शहादत दी और 2 गांधियों ने शहादत दी, तो थोड़ा सा क्रेडिट तो साफ बनता है कि नहीं बनता है? और दूसरी क्रेडिट ये बनता है कि सारी जिंदगी आप जो है पार्टी का अध्यक्ष रहे हैं। जो है पार्टी पे रही, तो पार्टी में 5 साल PV नरसिम्हा राव जी प्रधानमंत्री रहे, क्या वो गांधी परिवार से थे? राजीव गांधी जी की मृत्यु के बाद जितने दिन भी कांग्रेस का शासन रहा, उसमें मुझे बताइए, आप वर्तमान की बात कीजिए, 1989 के बाद से आप मुझे बता दीजिए, तकरीबन 30 साल से ऊपर का समय हो गया, 33 साल हो गए, कितने दिन गांधी परिवार ने शासन किया? 5 साल नरसिम्हा राव जी ने किया और 10 साल मनमोहन सिंह जी ने किया। 33 साल में 15 साल कांग्रेस को मिले हैं, देश ने 15 साल कांग्रेस को दिए। अब इसमें आप बताइए गांधी परिवार कितने दिन हो रहा? आप वर्तमान की बात कीजिए ना। आप भी भारतीय जनता पार्टी के बनाए हुए भ्रमजाल में फंस जाते हैं। मुद्दे वर्तमान के, आप कहते हैं साहब नेहरू की गलती है,
मुद्दा बेरोजगारी का है, आप कहते हैं साहब इंदिरा गांधी की गलती है। आप वर्तमान पे बात करो साहब, ना, मुद्दे तो 2014 मुद्दे अरुणेश जी बहुत सारे हैं। 2014 में मुद्दा बेरोजगारी का भी है, सुनिए, किसान आंदोलन का भी है, बिल्कुल, महिला सुरक्षा का भी है, मेरी बात भी सुन लेकिन लीजिए। आप 2 सीटों पे क्यों आ जाते हैं? देखिए साहब, ऐसा है, उत्थान पतन और ऊपर उठना नीचे गिरना, ये तो कितना चलता नीचे रहता गिरेंगे है। सर? आप मेरी बात समझ लीजिए, छत्रपति शिवाजी का वो डायलॉग, वो एक उधर महाराष्ट्र की तरफ एक कहावत है कि गिरते हैं सहसवार ही मैदान जंग में, वो तिफल क्या गिरे जो घुटनों के बल चले। तो जो लोग घुटनों के बल चलते हैं उन्हें गिरने का खतरा नहीं रहता। कांग्रेस पार्टी के साथ कोई पहली बार ऐसा नहीं हुआ है कि पहली बार वो धरातल पे आए हैं। आप याद कीजिए इमरजेंसी का वो दौर, जब इंदिरा गांधी जी को छोड़ के सभी लोग कांग्रेसियों ने किनारा कर लिया था और पार्टी 2 भागों में टूट चुकी थी। इस समय पार्टी की उतनी बुरी स्थिति नहीं आई है जितनी बुरी स्थिति इमरजेंसी के दौर में थी, अगर आपको जानकारी हो। क्योंकि आप लोग, जो पर्टिकुलर मैं आपकी बात नहीं कर रहा हूं, जो इस समय ट्रेंड है, जो हमारे युवा हैं, वो ये मान के चलते हैं, जो 70% युवा है वो ये मान के चलता है कि देश तो साहब 2014 के बाद आज़ाद हुआ। व्हाट्सएप पे भारतीय जनता पार्टी के 50,000 से ज़्यादा ग्रुप हैं, वो जो झूठ दिखाते हैं उसी पिच पे वो बच्चे खेलने लगते हैं। कांग्रेस का जो दौर था, फिर आप झूठ पे, फिर आप भाजपा के झूठ पे आ गए। नहीं, 2014 से आप लगातार कह रहे हैं कि वो झूठ फैला रहे हैं। सर, आप कहाँ कर रहे हैं? आप कहाँ हैं? आपकी पार्टी कहाँ है? आप कहाँ सो रहे हैं? बात तो पूरी हो जाने दीजिए। उस समय कांग्रेस के 2 टुकड़े हुए। इंदिरा जी के साथ चुनिंदा लोग थे, कांग्रेस फिर से खड़ी हुई, कांग्रेस आई बनी, जिसका नाम अब अखिल भारतीय कांग्रेस है। मैं फिर कह रहा हूं, कांग्रेस कोई पार्टी नहीं है, ये विचारधारा है। और ये हमारे देश के जो हर आदमी की नस नस में दौड़ता है। और भारतीय जनता पार्टी कोई पार्टी नहीं है, भारतीय जनता पार्टी एक नशा है। जैसे अफीम का नशा होता है ना, उसी लेकिन नशा तो ज्यादा चढ़ रहा है ना, और विचारधारा धीरे धीरे सीमित होती चली जा रही है। इसकी वजह, इस देश में 2 तरह की विचारधारा थी, एक गांधी की विचारधारा, दूसरी गोडसे की विचारधारा। गांधी की विचारधारा से लोग परेशान हो गए क्योंकि ज़्यादा मीठा डायबिटिक होता है। लोगों को ये लगा कि साहब ये जो गांधी वाली विचारधारा ये देश के लिए ठीक नहीं है। अब दूसरी विचारधारा का समय आया है, गोडसे वाली, जो समाज में नफरत का जहर बो रही है। तो देश को ये विचारधारा भी देखने दीजिए ना। मैं तो कह रहा हूं कि देखने दीजिए विचारधारा। 10 साल देख रहे हैं, मैं कह रहा हूं 5 साल और देख लें। जब देश में तबाही होगी, जब हिटलर की तरह, देखा था ना जर्मनी का कैसा सत्यानाश किया था हिटलर ने, तो देश की जनता को एक बेहतर मौका मिलेगा और ये देश की जनता समझेगी कि हमारे देश के लिए गोडसे बेहतर है या गांधी बेहतर है। जाहिर सी बात है, लोग गांधी को तय करेंगे, क्योंकि हमारे युवाओं को रोजगार चाहिए, हमारी महिलाओं को सुरक्षा चाहिए, हमारे किसानों को उनकी जो एमएसपी है वो चाहिए। तमाम ऐसे मुद्दे हैं। तो इन मुद्दों को सिर्फ कांग्रेस ही पूरा कर सकती है। भारतीय जनता पार्टी के पास तो सिर्फ 2 मुद्दे हैं, सांप्रदायिकता फैलाओ और देश में दंगे करवाओ, देश को जाति धर्म के नाम पे तोड़ने का काम करो। वो लोग तोड़ने का काम करते हैं, हम जोड़ने का काम करते हैं। अभी तोड़ने वाली राजनीति चल रही है, थोड़ा सा समय लगेगा, हम जोड़ेंगे, मजबूती से उठेंगे। और मैं पूरा आश्वासन दे रहा हूं कि जितने जो आप डाउनफॉल कांग्रेस का देख रहे हैं, एक आखिरी सवाल, क्या ईवीएम के खिलाफ पार्टी कोई आंदोलन करेगी? क्या ईवीएम के खिलाफ पार्टी कोई आंदोलन करेगी? पार्टी ईवीएम के खिलाफ आंदोलन करेगी या नहीं करेगी, ये सुनिश्चिति मैं नहीं दे सकता हूं, लेकिन मैं ये सुनिश्चिति आपको दे रहा हूं कि देश के आम आदमी के अधिकार के लिए कांग्रेस पार्टी जी जान लगा देगी। ये मेरा आपसे वादा है। और इसके लिए अगर हर कांग्रेस के कार्यकर्ता को खून का आखिरी कतरा भी बहाना पड़े तो उसमें वो पीछे नहीं हटेगा। धन्यवाद अरुणेश जी। तो ये थे अरुणेश जी, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता, और मेरे साथ उत्तम सिंह जी, IT इंजीनियर, जो बता रहे थे ईवीएम में क्या क्या खामियां हो सकती हैं, और बता रहे थे कांग्रेस के वरिष्ठ नेता अरुणेश जी के कांग्रेस की आगे क्या पॉलिसी रहेगी और किस स्ट्रेटजी के साथ जो है पार्टी आगे सर्वाइव करेगी। मुझे दीजिए इजाज़त। रोज की ताज़ा खबरें सुनने के लिए सब्सक्राइब करें BHPC न्यूज चैनल। साथ ही रोज के नोटिफिकेशन जानने के लिए दबाएं बेल आइकन। साथ ही हमें अपनी राय देने के लिए हमारी वीडियो पर कमेंट करके बताएं और वीडियोस को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। आप देख रहे हैं BHPC न्यूज।